हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पवन किशोर है। टीचर यूपीएस दिरालता, जोन बटोत, डिस्ट्रिक्ट रामबन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास 8, चैप्टर फर्स्ट। इसकी आज हम डिटेल्ड एक्सरसाइज विद आंसर करेंगे। जो आपकी बुक में एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है, वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो लोकतंत्र देश है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, संविधान की क्या ज़रूरत है। तो इसका आंसर है, डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग इट्स स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो वो बननी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्गन्स, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन द वेरियस ऑर्गन एज वेल एज बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। और ये रेगुलेट करता है कि जो ऑर्गन्स हैं उनके और सिटीज़न या गवर्नमेंट के बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए। इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट द सिटीजन एस्पायर टू। और फिर ये आइडियल भी सेटअप करता है कि जो नागरिक हैं इस देश के वो कैसी कंट्री चाहते हैं। इट गारंटीज सेवरल फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन। और फिर ये फंडामेंटल राइट जो हैं, जो बुनियादी हक हैं नागरिकों के, वो भी गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है। इट आल्सो डिफाइन द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। और ये डिफाइन भी करता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो। अब आपकी बुक पे दूसरा क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का 1990 और 2015 उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर है, इन 1990 नेपाल हैड अ मोनार्की, कि 1990 में नेपाल में राजतंत्र था। वाइल इन 2015 इट हैज़ चेंज टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन 2015 में वो एक लोकतांत्रिक देश बन गया। इन द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम पावर वाज हेल्ड बाय द किंग। 1990 में जो मेन पावर थी वो राजा के हाथ में थी और एंड इज अथॉरिटीज़। वाइल इन 2015 कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ वेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 2015 में जो सुप्रीम पावर थी वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी लोगों के द्वारा चुने हुए जो नुमाइंदे थे वो मिनिस्टर बने थे उनके हाथों में, और लीडर कौन था उनका, प्राइम मिनिस्टर। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी जो चुन के नुमाइंदे गए होते हैं अगर उनकी पावर पे रिस्ट्रिक्शन ना हो तो क्या हो, उनको अगर रुकावट कोई रोकथाम ना हो तो क्या हो। तो आंसर है इसका, इफ़ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कहता है कि अगर जो पावर है इलेक्टेड जो हमने चुन के भेजे हैं उनके ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स माइट मिस यूज़ देयर अथॉरिटी। तो हर एक पॉसिबिलिटी है कि ये लोग जो हैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, विच कैन रिजल्ट इन चॉज, कन्फ्यूजन, एनॉकी एंड ग्रॉस इनजस्टिस। इसकी वजह से क्या होगा, सब जगह उथल पुथल मच जाएगी, लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होगा और लोगों के खिलाफ ये एक अन्याय होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आज करवाए ये समझ आए होंगे। धन्यवाद। अगर कहीं भी मुश्किल आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।